बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज पेशावर का एक रोज़ा दौरा किया, जहां उन्होंने अवामी बहबूद के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। नौशहरा में जलोज़ई कम आमदन वाले घरों के यूनिट्स का इफ्तिताह किया, संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत का मकसद ये है कि उस तबके को जो माली वसाइल नहीं रखता और उनके लिए छत नहीं है, उनको ये मौका फराहम करना है हुकूमत की इमदाद से कि वो अपने सर पे छत खड़ी कर लें। और इस सिलसिले में ये प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तूलो अर्ज़ में अब इस पर काम शुरू हो गया और इफ्तिताही तकारीब हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब का कहना था कि किसी भी मुआशरे को अगर सही तौर पे जांचना हो तो ये देखना होता है कि वहाँ का गरीब तबका किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। उन्होंने कहा कि अमीर तबका उनकी कोशिश होती है ताकतवर तबके की कि वो कानून के ताबे ना आएँ। और पाकिस्तान में भी उन्होंने कहा शूमी किस्मत के जो बाअसर और ताकतवर हमारा तबका है वो कानून को अपने आप को कानून से बालातर समझता है और जब उन्हें कानून की गिरफ्त में लाने की कोशिश की जाती है तो फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब का कहना था कि वो तबका मिलकर इत्तेहाद बना लेता है। और उन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की मिसाल दी। फिर साथ में उन्होंने कहा कि पीडीएम एक तरफ बन जाती है और दूसरी तरफ चीनी की कीमतें बढ़ाकर बगैर देखे कि अवाम उसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो एक माफिया की सूरत इख्तियार करते हैं। और जब उन पर चेक एंड बैलेंस रखने की कोशिश की जाती है तो इतराज़ आता है कि हम भी ख़ास हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो केटीएच जो खैबर टीचिंग हॉस्पिटल है उसमें नए ब्लॉक का भी इफ्तिताह किया। वो बहुत अहम हॉस्पिटल है, जो लोग पेशावर से वाकिफ़ हैं। इसके अलावा जो सड़क है उसकी तौसी और बहाली के मनसूबे का भी उन्होंने इफ्तिताह किया। ये सड़क चित्राल शंदूर सड़क है, इस हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। फिर आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने जो हुकूमत और कलअदम तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान में मामलात तय पाए उसकी तफसीलात शेयर की। उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। शेख रशीद साहब ने बताया कि 7 घंटों के तवील मुज़ाकरात के बाद इत्तेफाक राय आया और उन्होंने कहा इस इत्तेफाक राय के तहत एक करारदाद जो कल हमने जिस पे प्रोग्राम किया कि फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी को बहस के लिए अवान में लाया जाए, वो कौमी असम्बली में पेश की गई है। अब जुम्मे को इजलास होना है, उस पर देखते हैं मुतफ़िका करारदाद जो पास होती है उसको क्या नुकात होते हैं। साथ में उन्होंने कहा कि 733 वर्कर्स या कारकुन जो कलअदम तंजीम उनको गिरफ्तार किया गया था मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत, उसमें से 669 को रिहा कर दिया गया। लेकिन अहम नुकता यह है कि जो कलअदम तंजीम के सरबराह हैं साद रिजवी साहब, उन समेत 210 मुकदमात अफराद पर दर्ज हैं। उन्होंने कहा वो अदालत से के थ्रू प्रोसेस होगा, उनकी रिहाई जो है वो हुकूमत के ज़ुमरे में नहीं आती, वो अदालती कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगी। उन्होंने कहा इस जमात पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद की गई है और इनके पास 30 दिन का वक्फा होता है जिसमें वक्त होता है जिसमें ये अपील कर सकते हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और एक और अहम इशू जब रवैयों की बात हमने की, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए। जो कौमी असम्बली में कल इंतहाई नाखुशगवार वाक़या हुआ जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और बहुत ही काबिल मज़म्मत बात है किसी को कहना कि जूता मारूंगा। उस हवाले से जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने की, आज कौमी असम्बली के स्पीकर ने उन्हें इज़हार वजू का नोटिस जारी किया है और 7 दिन में कहा है कि वो वजूहात बयान करें इस रवैये के हवाले से, और अगर वो कोई वजूहात नहीं बयान करेंगे तो फिर ये समझा जाएगा कि उनके पास इसका जवाब नहीं है। इस हवाले से मुख्तलिफ सियासी और सहाफ़ती हलकों से इसकी कंडेमनेशन आ रही है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। खुद शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी इस पर अपने नदामत का इजहार किया है। पहले हाफ में इन नुकात पर गुफ्तगू करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है शौकत पराचा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्काइप पे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं और उनके तर्जुमानों में आपका शुमार होता है। अस्सलाम वालेकुम तीनों मौजूद मेहमानों को मैं आप लोगों की इजाजत से। सदाकत अली अब्बासी साहब, आपको सर मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। सदाकत साहब, शौकत पराचा साहब भी, अमीर अब्बास साहब, ये बताइएगा आज आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब जरा स्टार्ट करेंगे कल जो पार्लियामान में इजलास हुआ जिसमें आपने कहा कि आप कोसार और फोटोवार के जो हल्का है, इलाका है, इसके सपूत होने के नाते शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मुतालबा करते हैं कि वो माजरत करे अपने कॉन्डक्ट पे। उसके बाद हमने देखा स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इज़हार वजू का नोटिस भी सामने आया है। मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब को एक चैनल पे सुन रहा था, वो कह रहे थे उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, ये नहीं होना चाहिए था, खुद भी इस अफसोस का इजहार कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा उन्हें फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, इससे पहले भी उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया और इस दफा भी नामूस रसालत पर वो बात करना चाहते थे, जब नहीं दिया गया तो उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया। क्या कहेंगे सदाकत अली अब्बासी साहब, आप समझते हैं ये काफी है या आप इसको समझते हैं फॉर्मली अपोलोजाइज करना चाहिए स्पीकर से?
جی انوار صاحب بہت شکریہ، اور آپ کے دونوں معزز پینلسٹ کو میرا السلام علیکم۔ میں اسمبلی میں موجود تھا جب یہ پروسیس ہوا۔ اسپیکر صاحب جب آپ وہ ویڈیو چلا کے دیکھ لیں، اسپیکر صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بات کریں، ان کا مائک کھلا ہوا ہے، وہ جا کے اسٹیج پہ بات کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اسپیکر کا یہ استحقاق ہے کہ اسپیکر کا کام یہ ہے کہ کس نے بولنا ہے اور کس نے نہیں بولنا، اور ہو سکتا ہے کہ اسپیکر صاحب کا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کل کوئی غلط نہیں تھا۔ اگر اسپیکر صاحب غلط بھی فیصلہ کر دیں تو کیا کوئی معزز رکن یہ جا کے اسپیکر کو کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کو جوتا ماروں گا؟ اس کا استحقاق جو ہے وہ ہے، اور وہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ حالانکہ جب آپ دیکھیں گے تو جب قرارداد پیش ہوئی تو اس کے بعد پہلا نام ہی انہوں نے ان کا لیا کہ آپ بات کریں۔ تو میں نے جو آج پریس کانفرنس کی وہ اس بات سے کی کہ اگر ہماری قوم کے لیڈر جو اور مسلم لیگ نون ایک بڑی پارٹی ہے، اور یہ شاہد صاحب وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، 12 دفعہ منسٹر اور ایم این اے رہے ہیں، اگر یہ ہر بات پہ کھڑے ہو کے تو کسی کو یہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایک تھپڑ مارے گا تو میں 10 ماروں گا، کوئی ایک گالی دے گا تو میں 10 دوں گا، پبلک میں جا کے ایجیٹیشن میں اگر ورکر کر رہے ہیں، کارکن ہیں، اگر وہ کوئی دھکم پیل کرتا ہے تو جا کے یہ لیڈر اس کو مارتے ہیں، یہ مثال غلط قائم ہو رہی ہے۔ ہم تشدد کو پروان چڑھا رہے ہیں، ہمیں تو برداشت کرنی ہے، ہمیں تو اپنی مذاکرات سے، بات چیت سے، دلیل سے کنونس کرنا ہے، ہمارا تو یہ کام ہے۔ اور اگر یہ اتنا سینئر آدمی جا کے اس طرح کے حملوں کی بات کرے گا اور مار کے اور تھپڑ مار کے اور جوتا مار کے بات کرے گا تو اس سے ہمارے معاشرے میں جو آلریڈی ایک تشدد اور ایک انتہا پسندی کا شکار ہے اس پہ بہت نیگیٹو اثر پڑتا ہے، اور نیچے یہ فالو بیک ہوتا ہے، کارکنان پھر اپنے لیڈرز کو فالو کرتے ہیں، اور اس مثال کو جب فالو کریں، یہی تو بات ہے۔ جب کسی کو بھی کوئی غصہ آتا ہے، کوئی ایجیٹیٹ ہوتا ہے تو وہ کیا گاڑیوں کو آگ لگانا شروع کر دیتا ہے، کوئی موٹر سائیکلوں کو جلاتا ہے، کوئی تھانوں کو جلاتا ہے، کوئی بندوں کو مارتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اس چیز کا، میں نے کہا تھا، ایک تو وہ معافی مانگیں، دوسرا اسپیکر صاحب جو ہے ان کو اسمبلی سے باہر نکالیں، اور تیسرا تمام جو ٹی وی اینکرز ہیں وہ اس بات کو اور اس چیز کو کنڈیم کریں تاکہ معاشرے میں ہم اس دلیل اور اس لاجک اور گفتگو اور گفت و شنید کی طرف آئیں، اور یہ مرنے اور مارنے اور یہ جو ہے نا جی میرے ساتھ رہے گا، چونکہ آپ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہے گا، آپ نے کہا اینکرز اس کو کنڈیم کریں، تو دو مایاناز اینکرز بھی میرے ساتھ موجود ہیں، شوکت پراچا صاحب اور امیر عباس صاحب۔ پراچا صاحب پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے بہت عرصہ سے پارلیمنٹ کو کور کر رہے ہیں، پارلیمنٹ میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ تھی، پی ٹی آئی جب اپوزیشن میں تھی، یہ باتیں، یہ لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن جن الفاظ کا چناؤ کیا گیا، آپ کی رائے میں ایسے الفاظ کا کیوں کر چناؤ کیا گیا؟ شاہد خاقان بھائی صاحب تو بڑے سیزنڈ اینڈ اولڈ پارلیمنٹیرین، میرے خیال میں شاید ان موجودہ پارلیمنٹ میں سینئر ترین شیخ رشید صاحب، شاہد خاقان بھائی صاحب بڑے عرصے سے جیت کے رہے ہیں، اور شاید غلام سرور صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ، اور یقیناً آپ نے درست کہا کہ بڑے عرصے سے میں پارلیمنٹ کو کور بھی کرتا رہا ہوں۔ بہت اچھا لگا عباسی صاحب، صداقت عباسی صاحب جو بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی عباسی ہیں اور ایک ہی حلقے سے اچھا لگا پی ٹی آئی کے ایم این اے صداقت علی عباسی صاحب سے کہ اسپیکر کا احترام ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کا احترام ہونا چاہیے، ورنہ یعنی 4-5 سال پیچھے کی بات ہے، بہت پچھلی صدی کی بات نہیں ہے، اسمبلی پہ بھی لعنت پھیری جاتی تھی، اسمبلی ارکان پہ بھی لعنت پھیری جاتی تھی، یہاں گیلے کپڑے بھی سکھائے جاتے تھے، شلواریں لٹکائی جاتی تھیں۔ ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے یہ غلط ہے، دیکھیے کوئی یہ تنقید یا طنز کی بات نہیں ہے، ہم اس وقت بھی کہتے تھے غلط ہے، اور جو صداقت عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اینکرز کو کہنا چاہیے، جب فدوی یعنی کہ عباسی صاحب یعنی کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب خود کہہ گئے ہیں کہ یہ جو جیسا آپ نے بھی کوٹ کیا ان کو، اور میں بھی سنا شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں انہوں نے کہا گزشتہ رات کہ جی ظاہر ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگلی بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، میں کہہ رہا ہوں نا کہ نہیں ہونا چاہیے نا بھائی، میں نے تو شروع سے ہی کہا کہ جو کچھ ہوتا رہا ہے سب کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ایک سابق وزیر اعظم ہیں لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب میری گنجائش نہ ہونے کی رہ گئی ہے، سوال یہ کہ چونکہ ان کو نوٹس ہوا ہے تو would it be sufficient کہ صرف کہہ کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یا ان کو پراپر اپولوجی ٹینڈر کرنی چاہیے؟ نوٹس والی بات بڑی امپورٹنٹ ہے، جو میں خود بھی ادھر ہی آ رہا تھا، یہ نوٹس ہو گیا، وہ اپالوجی نہیں کرتے، پھر وٹ نیکسٹ؟
یہ تو میرا سوال ہے، ان کو ڈی سیٹ تو کیا نہیں جا سکتا، پارلیمان کے کیا رولز ہیں؟ معطل کی جا سکتی ہے، ان کو معطل کچھ عرصے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ سپیکر کے پاس یہ تو پاور نہیں ہے نا کہ کسی کی رکنیت ہی خارج کر دے، آپ ان پہ کچھ دن کے لیے پابندی لگا سکتے ہیں، لیکن وہ پھر آئیں گے تو پھر کیا گارنٹی ہے ان کو؟ تو پھر یہ ہوگا کہ اچھا 8-10 دن 15 دن 1 مہینے کی پابندی لگی ہے تو میں پھر آ جاؤں گا۔ آپ کے خیال میں کیا سلوشن؟ ہاں یہ دیکھیں نا، آپ نے خود کہا، عباسی صاحب بھی سن رہے ہیں اور سید امیر عباس صاحب بھی آج کل غصے والے ٹویٹ کر رہے ہیں آج کل، ٹھیک ہے، وہ آپ ان سے پوچھ لیں گے۔ چلے شکر ہے اسکائپ پہ پھر۔ ویسے تو رمضان شریف اور ہمیں برداشت کا سبق دینا چاہیے۔ نہیں، یہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے کہ 800 پولیس والوں کو جس طرح سے کیا گیا زدوں کو، اور 5 شہید ہو گئے، وہ بھی رمضان ہی میں تھا، ٹھیک ہے، نہیں بالکل، اور اس ذات اقدس کے نام پہ میری ایک زندگی مجھے ملے 100 بار قربان میں کر دوں، پھر بھی مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جو ہے وہ ہماری، میں کہہ رہا ہوں ایک بار زندگی ملے میں 100 بار قربان کر دوں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا کہ رمضان میں، یہ سب کچھ رمضان میں ہی ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ جو بات ہے کہ دوبارہ آ جائیں گے، وہ آ جائیں گے، اس طرح سے ہوتا نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے، ہونا نہیں چاہیے۔ لیکن یہ امیر صاحب کا بھی، امیر عباس صاحب آپ بھی اس پر اپنا ذرا اوپینین دیجیے گا، پھر ہم ذرا دیگر موضوعات کی طرف بھی آگے بڑھتے ہیں۔ امیر عباس صاحب پلیز گو ایہڈ۔ دیکھیں، مجھے تو انوار صاحب یقین کریں انتہائی افسوس ہوا ہے اور انتہائی دکھ ہوا ہے جو شاہد خاقان عباسی صاحب کا رویہ تھا۔ ایک شخص جو صرف وزیر اعظم نہیں رہا، جو کم از کم کچھ 6 دفعہ یا 7 دفعہ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں راجہ صاحب، جو رکن قومی اسمبلی منتخب آئے اور امریکہ کی جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہے ماشاءاللہ۔ جی، تو پاکستان کے ٹاٹوں والے اسکول سے نہیں ہے کہ ہم جن کے اوپر تانا ہوتا ہے کہ ان کے پاس تو ایٹیکیٹس نہیں ہوں گے، امریکہ کے جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے پڑھے لکھے ہیں، پرائم منسٹر علیحدہ فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں اس کے علاوہ، اور ایک بزنس مین ہے، اور ادروائز بڑے ہمبل اور بڑے شخصیت کے لحاظ سے بہت ہمبل انسان ہے۔ اچھا، مجھے خود میرے پروگرامز میں آتے ہیں، ادروائز جب ان سے ملاقات ہوتی ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھا انوار صاحب کہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہو، یہ پہلا سابق وزیر اعظم مجھے جو پچھلے 20-25 سالوں میں یاد ہے جن سے ہم ملتے رہے ہیں، جس کے ساتھ کوئی گارڈ نہیں ہوتا، جو کوئی ڈرائیور ساتھ لے کے نہیں چلتا، جو کوئی گاڑیوں کا لشکر لے، بہت ہمبل انسان۔ لیکن کل انہوں نے جو کچھ کیا ہے، یہ تو انہوں نے اپنے سارے اس نیک نامی کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ کراس لگا دیا۔ آپ ایک طرف جمہوریت کا بھاشن سارے مل کے دے رہے ہیں، پیپلز پارٹی اور آپ مل کے، اور آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا تقدس ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ بنانی ٹھپکانی، یہ کیا کل آپ نے پاس؟ اسپیکر از کسٹوڈین آف دی پارلیمنٹ۔ آپ کسٹوڈین آف دی پارلیمنٹ کو کہہ رہے ہیں میں تجھے جوتا ماروں گا؟ آپ میں اور تحریک لبیک کے ورکرز میں فرق کیا رہ گیا؟ یہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے یا آپ یتیم خانہ چوک میں بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ تو یتیم خانہ چوک میں جو کچھ ہوا ہے، یہ تو وہ ہے باتیں ہوگی نا کہ میں تم پہ آلو گیس پھینک دوں گا، تم پہ پیٹرول پمپ پھینک دوں گا، تم پہ ڈنڈے ماروں گا۔ یہ آپ اتنے شارٹ ٹیمپرڈ ہیں، آپ اتنے شارٹ ٹیمپرڈ، آپ پولیٹیشین ہیں، آپ کا حوصلہ، آپ کی سماعت اور برداشت تو بہت زیادہ ہونی چاہیے ہم صحافیوں سے، باقی طبقوں سے۔ آپ جو پولیٹیشین ہوتا ہے وہ تو سبجیکٹ ٹو کرٹیسزم ہوتا ہے۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے گا، میں پھر یہ آپ نے نقطہ اہم اٹھایا کہ جو سیاستدان ہیں ان کو لیڈ کرنا ہوتا ہے۔ صداقت عباسی صاحب، اس پہ میں ایک بات کر کے پھر آگے بڑھوں گا۔ سر، یہ آف لیٹ ہم نے دیکھا ہے، کیا آپ، چونکہ آپ بھی پاکستان تحریک انصاف کے صف اول کے ترجمانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، کیا یہ پارٹی کی طرف سے ہوتے ہے کہ جو جتنا ایگریشن دکھائے گا وہ اتنا ہی لیڈرشپ کے قریب تر سمجھا جائے گا، چاہے وہ پی ایم ایل این ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ انسائیڈ تھنکنگ کیا ہے؟ کیونکہ ٹاک شوز میں بھی اور پارلیمان میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اونچی اونچی آواز میں بولنا اور ایسے سپیکرز کو آگے لایا جاتا ہے، موقع دیا جاتا ہے شکوہ جواب شکوہ کے لیے۔ دیکھیں انوار صاحب، بات یہ ہے کہ ہر بندے کا اپنا انداز ہے، میرا ایک بات کرنے کا انداز ہے، ایک اور ترجمان کا اپنا انداز ہے، بات چیت کرنا۔ زیادہ پسندیدہ انداز کس کا زیادہ لیڈرشپ کو اچھا لگتا ہے؟ اپنا موقف پیش کرنا، اس کو اچھے الفاظ میں پیش کرنا، اور اگر دبنگ انداز میں پیش کرنا، یہ سارا ڈیبیٹ اور گفتگو میں آتا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ میں اٹھا کے جوتا مار دوں گا، میں اٹھا کے پتھر مار دوں گا، میں تھپڑ مار دوں گا، یہ باتیں کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہاں، الفاظ کے استعمال میں جو زیادہ اگریسو ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں سمجھ جاتا ہے کہ وہ اچھا شاید ڈیفینڈ کر رہے ہیں، وہ اپنی ذات کی فکر نہیں کر رہے، وہ اس بیانیے کو یا پارٹی کے موقف کو پیش کر رہے ہیں۔ ہم تو گفتگو اور بات پہ کر رہے ہیں۔
हम गुफ्तगू ये कर रहे हैं कि स्पीकर साहब ने एक फैसला किया कि पहले ये बोलेगा और बाद में ये बोलेगा। क्या किसी ऐसे सीनियर पॉलिटिशियन का ये बनता है वो स्पीकर को कहे कि मैं तुम्हें जूती मारने लगा हूं? हम तो इस बात पे बहस कर रहे हैं। अगर उनके हाथ में जूती ना होती, उनके पास सोटी डंडा होता तो वो मार देते, और खुदा ना खासा को असला होता। तो हम तो इस बारे में बात कर रहे हैं कि ये वो जो अभी प्लाटा साहब ने भी कहा, ठीक है, पॉलिटिकल कैंपेन में जब कारकुनान होते हैं, वो कारकुनान चले हमले भी कर देते हैं, वो भी मैं नहीं कहता कि अच्छा अमल है, लेकिन ये तो पार्लियामान है, जमहूरियत का पॉलिटिकल एक्टिविटी का एक, आप समझ लें, मेंबर है, उसका एक महराब है, और आपकी सारी सियासत आके पार्लियामान में वो खत्म होती है। और पार्लियामान में भी स्पीकर का स्टेटस वो दोनों साइड का वो एक कस्टोडियन होता है। उसको ये कह देना कि तुमने मुझे तकरीर नहीं दी, मैं तुम्हें जूता मारूंगा, इसमें बात हो रही है। ठीक, और ये मुझे बताइएगा कि मैं आगे मिलाना, जब पॉलिटिकल कैंपेन हो रही है, जब वर्कर एजिटेशन कर रहे होते हैं, वो पुलिस से इंगेज हो रहे होते हैं, उसमें और एक साबिक वजीर आजम के कंडक्ट में टुवर्ड्स द स्पीकर बहुत फर्क है। जी बहुत फर्क है, इस पे कोई दो राय नहीं। जरा मेरे साथ रहेगा पराचे साहब, एक और नुकता, भाई साहब भी इसका फिर जरूर जवाब देंगे, अमीर अब्बास साहब भी, जो मैंने इब्तिदा में कहा, इससे जरा आगे बढ़ते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब भी पेशावर में मौजूद थे और फिर उन्होंने इस मुआशरे की बात की कि ऐसे मुआशरे में जहां कानून एक जैसा होना चाहिए, आइडियल बात है, रियासत मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा बात करते हैं, उसकी मिसाल देते हैं। आपने भी बात की कि हमारे लिए तो आका नामदार जो है वो सब कुछ है और हमारे ईमान का हिस्सा है। किस तरह सर इंश्योर किया जाए? वो कहते हैं जब भी कानून की यकसा को अप्लाई किया जाता है तो प्रेशर ग्रुप्स बन जाते हैं। ज़ाहिर इस वक्त तो पीडीएम का कोई नुमाइंदा नहीं है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस ट्रेंड को कैसे, आप पीडीएम में नहीं है, आई नो दिस थिंग, लेकिन सवाल मेरा ये कि जब वजीर आजम साहब कह रहे हैं और एक पब्लिक फोरम पे खड़े होकर कि जी देखिए वो शुगर वाले चीनी वाले कीमत महंगी कर दे, जब उनसे पूछते हैं वो कहते हैं हम खास हैं, हमने देखा हम ख्याल ग्रुप बन गया। जहांगीर तरीन साहब का भी, वैसे आज अफ्तार होनी थी, अब बताइएगा अफ्तार क्यों कैंसिल हो गई है, कोई राब्ता हो गया है, वज़ीर आज़म से वक्त मिला है? कैसे मुआशरे में इन रवैयों को, इन वैल्यू सिस्टम को हमें चेंज करना होगा? एक तो मैं भाई जर्नलिस्ट हूँ, मैं कोई पीडीएम शीडीएम, मैंने कहा आजादाना तज्जियाकार, आजादाना, देखे ना, बड़ी अच्छी बात की आपने। आजादाना जो है ना, जो एक पर्सपेक्टिव है वो जरूर होना चाहिए। एक पर्सपेक्टिव मैंने कहा ऐसे ही जी। देखे ना, अगर कानून सबके लिए बराबर है और आपने ब्लैकमेल नहीं होना, तो फिर आपने जहांगीर खान तरीन और उनके ग्रुप से मुज़ाकरात के लिए कमेटी क्यों बनाई? आपकी एफआईए ने उनसे माजरत क्यों की? बाकी जो लोग पकड़े हुए हैं, एफआईए ने माजरत की, हाँ, खबर छपी है, उन्होंने कहा कि जी मनी लॉन्ड्रिंग, वी आर सॉरी कि मनी लॉन्ड्रिंग गलत तरीके से आपके खिलाफ वो पर्चा कट गया था, ठीक है। अच्छा। और उसकी कोई तरदीद भी नहीं आई। अच्छा, ठीक है, तो ये ऑन द रिकॉर्ड है ये। ओके, हाँ, अगर कल एफआईए तरदीद करे, बिस्मिल्लाह, मैं तो आज तक की बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, आपने कानून सबके बराबर रखा है, तो फिर मुज़ाकरात, शहबाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात के लिए भी कमेटी बना दें, फिर वो मजीद गनी और जितने आपने 2-2, 4-4 साल रखे जेलों में, उनके लिए भी कमेटी बनाएं। चूंकि यहाँ आपके लिए एक कंपल्शन बनी कि आपके अपने पार्टी के लोग कह रहे थे कि जी हम फिर अपना रास्ता बताएंगे और हम अपना राह लेंगे, तो फिर आपने कहा कि नहीं, उनके साथ मुज़ाकरात करें जाकर। ये कौन है? ये 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं। फिर आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ न करें किसी के साथ, फिर आप इनको भी पकड़ के उसी तरह करें, कानून जो बराबर है सबके लिए। आपकी बात ठीक है, लेकिन हकायक ये है कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में नंबर्स आर काउंटेड। तो फिर आप मुझसे क्यों तारीफ करवाना चाह रहे हैं सिर्फ अल्फाजों की? अगर प्रैक्टिस नहीं करनी तो फिर जैसे बाकी चुप रहते थे, खुदा के लिए आप भी ऐसे दावे नहीं। सबसे बड़ा जो मसला बना हुआ इस वक्त यही है कि आप कहते तो बहुत कुछ थे, आप भी खुश होते थे, मैं भी खुश होता था। अब्बासी साहब को पता है, अमीर अब्बास साहब को भी पता है, मेरे भाई हैं दोनों, आप भी मेरे भाई हैं, मुझे आपको मेरा पता है, मुझे आपका पता है। ये छोटा सा शहर है, इसमें रहते हुए सबका पता चल जाता है। तो आप जो पहले बात करते थे, अब क्यों आप उस पे नहीं चलते? या तो वो बात ना करते आप, लेकिन अब्बासी साहब कहेंगे कि हम अपनी ख्वाहिशात को दबा सकते हैं, बिल्कुल सही है, आप ख्वाहिशात को ना दबाएं, आपने लीड करना है। तो आप समझते हैं ये यूटोपियन कॉन्सेप्ट है, ये कोई भी अगर कहेगा इसको नहीं कर सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं, काबिल अमल है ये। देखे ना, जिस जात की अभी आपने बात की, उस जात ने तो करके दिखाया था ना, बिलाशुबा। उस जात के जो खुलफाए राशिदीन थे, उन्होंने भी करके दिखाया था। देखिए ना, एक चादर, हजरत उमर वाला चादर का एक जिक्र है कि आपका लिबास उस एक चादर में नहीं बन सकता जो माले गनीमत में आई थी, तो आपने ये कैसे लिबास बनाया?
यानी उन्होंने करके दिखाया ना जिसकी आप हाँ अब्बासी साहब ये कह सकते हैं कि हमारी कोशिश है, हमारी स्ट्रगल है उस तरफ, लेकिन अभी जो आप बात कर रहे थे मैं अप टू दैट एक्सटेंट में आपकी बात का अब भाई साहब आप किसका जवाब दीजिएगा, फिर अमीर अब्बास साहब आप भी इसकी अपनी राय दीजिएगा कि ये किस तरह डुएबल है। जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर का कम से कम ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को सदाकत अली भाई साहब अमली जामा पहनाने में रुकावटें आती हैं, और ये आपने सारी बात सुनी कि सियासी कमेटी तश्कील दी गई है, तो फिर सर ये कैसे इसको सबको, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर साहब का ये भी कहना है कि अगर उनकी कोई, उनको मैंने सुना है कहते हुए कि अगर उनके कोई जेन्युइन तहफ़्फ़ुज़ात है वो सुने जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। क्या कहेंगे आप भाई साहब, ये इश्यूज आते हैं, आप भी हल्के की सियासत करते हैं, मैंने देखिए जो प्राचा साहब कह रहे हैं कि जी आपने इतने बड़े बड़े दावे किए थे, तो प्राचा साहब ये दावे जो हमने, ये हमारा ही दावा था जिस पे हम खड़े हुए। कोई इमरान खान साहब को कोई कंपल्शन नहीं थी कि वो कोई कमेटी बनाते, कोई ये इंक्वायरी कमेटी बनती। ये शुगर पे कोई किसी जगह पे इससे पहले माजी में कोई ऐसा नहीं हुआ। इंक्वायरी कमेटी बनी, कमीशन बने, उनके बाद रिपोर्टें आई। जहांगीर तरीन साहब आज भी हमारे पार्टी के बड़े अहम आदमी हैं। उनका किसी वजह से जब नाम आया तो वो एक्शन भी हुआ और सारी प्रोसेस भी हुआ। अब रही बात कि जी अब आप का दबाव, देखिए बात यह है, हुकूमती MNAs MPAs अगर वो समझते हैं कि किसी के साथ नाइंसाफी है और वो मिलके उसको कन्वे करना चाह रहे हैं, ये तो रुकावट किसी को भी नहीं है। कोई ये कहता है कि नाइंसाफी हो रही है तो वो आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल दे। कमेटी इसलिए बनाई है कि अगर पार्लियामान जो लोग मुंतखब लोग हैं वो अगर कोई बात करना चाह रहे हैं, वो अपना पॉइंट रेज करना चाह रहे हैं, उनका पॉइंट सुना जाए। रेस्ट श्योर कि वो जो कानूनी कार्रवाई है वो अपना रास्ता लेगा। और हमें कोई मजबूरी नहीं थी जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ FIR करने की, या अलीम खान को नैब उठा के ले जाए या सप्तान खान को ले जाए। ये हमने जो दावा किया था, शायद हम आपको बहुत अच्छे तरीके से कोई कन्विंसिंग आपको नहीं लग रहा, लेकिन हमें अपने सामने तो लग रहा है कि जो हमने हाई मॉरल ग्राउंड लिया था उस पे हम पूरा उतर रहे। शुगर कमीशन पे हमारे जिन लोगों के नाम आए उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं वो हो रही हैं, वो हमारे साथ भी चलेंगे, एतराज भी करेंगे। और उनका अगर नाइंसाफी का इल्जाम है तो उसको कमेटी देखेगी कहाँ नाइंसाफी है। जहां तक मामलात कानूनी और आईनी है, वो कानून अपना रास्ता ले रहा है और लेना चाहिए। मेरा ख्याल है इस पर हमें तारीफ करें कि जहांगीर खान तरीन जिनका बहुत बड़ा रोल था हमारी पार्टी को ऊपर ले जाने में, हमारी गवर्नमेंट बनाने में, आज ये गवर्नमेंट उनके साथ भी नहीं खड़ी हुई क्योंकि वो अपना केस खुद लड़ रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताएगा भाई साहब, खबर की दे फिर मैं अमीर अब्बास साहब से पूछता हूं। करप्शन को लड़ते हैं, उनकी पार्टियां करप्शन को सपोर्ट करती हैं, जबकि हमारी पार्टी जब किसी का कोई मामला हो तो उसको कहते हैं वो खुद जाके कानून के दायरे के सामने। भाई साहब ये भी बताएगा फिर मैंने अमीर अब्बास के पास जाना है। आज अफ्तार डिनर रखा हुआ था, वो कैंसिल हो गया, तो क्या कोई बातचीत की, अब दरवाजे खुल गए, राब्ते हो गए हैं? मुझसे पूछे आप? जी 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 बिल्कुल। उनको कहा गया है कि उनका मौकफ यही था कि जी हमें सुना जाए, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। कोई भी आदमी समझता है कि उसका नाइंसाफी हो रही है, उसको सुनना और सुनना चाहिए भी, और सुना भी जाएगा। अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात कोई ऐसे हैं कि उनको गलत जगह से कोई कहीं उनके ख्याल में है तो वो सुनने में कोई बुराई नहीं है। और ये चीजें हमें पता है और उनको भी पता है कि पाकिस्तान में अगर कोई इस वक्त कोई ऑप्शन है वो इमरान खान है और तहरीक है। अमीर अब्बास साहब से भी इस पे राय ले लेते हैं सदाकत अब्बास साहब। अमीर अब्बास साहब बताइए कि एक है आइडियल सोच होना, एक आइडियल वर्ल्ड होना जहां प्रेशर ग्रुप्स के खिलाफ आप स्टैंड करें और कम वक्त में आप कहें कि ये जो है इंसाफ और एहतिसाब होगा। लेकिन हमारा इशू है कि जिसके खिलाफ एहतिसाब होता है वो चिल्लाता है कि जी मेरे खिलाफ एहतिसाब नहीं, इंतकाम हो रहा है। शहबाज शरीफ हो, पीपल्स पार्टी हो, जहांगीर तरीन हो। सर किस तरह, जब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जो हुक्मरान या रूलिंग एलीट है उनका एक कैप्चर है, एलीट कैप्चर है, और उस कैप्चर को कैसे हम खत्म कर सकते हैं? जाहिर बात है उनके फिर हमने देखा है उनके पावर सेंटर्स होते हैं और हमने देखा है कि धड़े बन जाते हैं। तरीन साहब की हिमायत में लोग भी बाहर निकल आए, पेशियों पर भी जाते हैं, उनको हम ख्याल ग्रुप का नाम भी दे दिया गया। अमीर अब्बास साहब इजाजत अगर आप दें तो अब्बासी साहब ने एक बात फरमाई, मैं कमेंट कर लूं कि जी हमारे पास जो हाई मॉरल ग्राउंड का स्टैंडर्ड जो इमरान खान की हुकूमत सेट कर रही है ये बड़ा काबिल रश्क है। ये फैसल बॉडा साहब का जो केस है ये हाई मॉरल ग्राउंड पे पूरा उतरता है क्या इमरान खान साहब के? ये जो आजम सवाती साहब ने जो एक गरीब खानदान के ऊपर टॉर्चर किया था और उनके खिलाफ जाली FIR करवाई थी और साकिब निसार साहब की वजह से इमरान खान साहब को अपनी काबीना से निकालना पड़ा था। जैसे साकिब निसार की छुट्टी हुई वापस आजम सवाती काबीना में आ गए। क्या ये इमरान खान साहब के हाई मॉरल ग्राउंड पे पूरा उतरता था? ये जो जरताज गुल साहिबा जैसी वजीर बनी, वजीर बनते ही उन्होंने अपनी बहन को जो है वो फैसिलिटेट कर दिया और उसको उन्होंने जो है वो
गलत तरीके से अकोमोडेट करने की कोशिश की। क्या ये हाई मॉरल ग्राउंड पे इमरान खान साहब क्यों उतरता था? तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो हाई मॉरल ग्राउंड जो है वो कौन सा है इमरान खान साहब का, जिसके ऊपर जो है वो जिसकी अब्बासी साहब जो है वो हवाला दे रहे हैं। जहां तक एहतसाब की बात है तो मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि आप दो लोग इन्होंने पकड़े अपनी पार्टी के, एक अलीम खान और एक साहब सिप्तैन खान। अब जब भी बात होती है करप्शन की, एहतसाब की, इंतकाम की, ये फौरन दो लोग दिखा देते हैं। ये देख लेते ये हमने भी तो अपने दो पकड़ लिए। ओ भाई, जो उनके 200 पकड़े हुए हैं, आप अपने उनके 200 पकड़े थे, आपके दो। उनके पहाड़ा 100 का चल रहा है, उनके 400 पकड़े थे, आपके दो। उनके क्या ये बैलेंस करना पड़ता है क्या? ये तादाद को बैलेंस तो नहीं करना पड़ता ना मीर अब्बास साहब, अगर दो पकड़े गए तो 200 नहीं पकड़वाएंगे कि आपके एक दफा दो पकड़े गए हैं, अब आप उनके पकड़े जाए, अपने आपके दो के चक्कर में उनके पकड़े जाए, उनके इनडेफिनेट पकड़े जाए, आपके दो के दो ही रहे। ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब जब अलीम खान साहब को पकड़ा गया, अलीम खान साहब ने सिर्फ एक काम नहीं किया, उन्होंने पीटीआई को तोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन शिकवा उनका भी वही था जो शिकवा अभी जहांगीर तरीन कर रहे हैं कि जी इंतकाम लिया जा रहा है, जाली केसेस बनाए जा रहे हैं, फलाना ढिमकाना। ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो असल में इक्तदार अनवार साहब है ना, ये इक्तदार है एक प्रिविलेज क्लब। जैसे आपका माशाल्लाह इस्लामाबाद क्लब है ना, ये लाहौर का जिमखाना क्लब जी, ये पार्लियामेंट जो हमारी असेंबली, ये एक प्रिविलेज क्लब है। अब माशाल्लाह सदाकत वासी साहब हमारे बड़े भाई हैं, वो भी इस क्लब का हिस्सा है। जो भी इस क्लब का हिस्सा बनता है ना, ये एक इस क्लब के अंदर एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है इसके डीएनए में। वो ये है कि जो इस क्लब का हिस्सा बन जाता है ना, वो कहता है मैं अनटचेबल हूं, अब मुझसे कोई पूछ नहीं सकता तादमे मर्ग। यस, ये समझते प्रिविलेज्ड हैं ये जो पार्लियामेंट का हिस्सा, कोई मुझसे पूछ नहीं सकता। तो इसलिए जहांगीर तरीन भी इस क्लब का हिस्सा है। वो कहते हैं मुझसे सवाल, मैं जहांगीर तरीन, मैं किंग मेकर, मैं इमरान खान का फलाना ढिमकाना, मुझसे। तो ये पीएमएल, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, इसमें ये एक ही साथ पे खड़े हो गए महमूद और याद। इस लिहाज से कोई फर्क नहीं है। जरा ये सदाकत साहब से इसका जवाब लेते हैं। जी सदाकत साहब, आपने हाई मॉरल ग्राउंड की बात की थी, आपने अमीर अब्बास साहब की सारी गुफ्तगू सुन ली, सर क्या कहेंगे आप? और वो कहते हैं फिर देखिए, मैं समझता हूं कि हाई मॉरल ग्राउंड ये होता है कि अगर फैसल वाडा का केस है तो फैसल वाडा के साथ कोई हुकूमती नुमाइंदा, कोई हुकूमती तर्जमान नहीं जाता। फैसल वाडा इदारों के सामने अपने आप को पेश करते हैं। अगर इन्होंने आजम स्वाति साहब की बात की तो खुद इन्होंने कहा कि जब आजम स्वाति साहब को अदालत में पेश होना पड़ा तो उनको वजारत छोड़ना पड़ी, लेकिन अगर वो अदालत से क्लियर होके आ जाते, वो आपको फैसला पसंद आया या नहीं आया, हमने इंडिविजुअल को छोड़ दिया, उसने अपने आप को क्लियर किया और वो अपने आप को क्लियर करा के वापस आ गया। जबकि इसके बदले में जरदारी साहब की करप्शन उनकी पार्टी डिफेंड करती है, नवाज शरीफ साहब के पूरे खानदान की करप्शन उनका पूरी पार्टी डिफेंड करती है। पीटीआई में जो जो आपने नाम लिए, हमने नहीं कहा पीटीआई को फरिश्तों की पार्टी है। अगर कोई गलत करेगा वो खुद दिफा करेगा, इदारों से अपने आप को क्लियर कराएगा। ये अमीर अब्बास साहब की अजम्पशन है कि हमने स्वाति साहब को भी बचा लिया और फैसल वाडा को भी बचा लिया। स्वाति साहब और फैसल वाडा अपनी जात का केस इदारों से करेंगे और अगर इदारों से क्लियर होते हैं हमारे लिए काबिल कबूल है, नहीं है तो वैसे हैं जैसे और लोग हैं। तो मैं अभी भी समझता हूँ कि हाई मॉरल ग्राउंड है और उसको हमने प्रैक्टिस की है। अच्छा, आप पीटीआई की जेन्युइन पेडिग्री है, वो कह रहे हैं आप जेन्युइन पेडिग्री है। चले आपको तो वो कह रहे हैं कि आप जेन्युइन पेडिग्री है। ये मुझे बताइएगा सर, मेरे सेगमेंट को क्लोज करना है अमीर। देखिए, आप जेन्युइन पेडिग्री है, दिल पे हाथ रख के बता दें कि फैसल वाडा साहब के केस में जिस तरह से इमरान खान साहब जानते हुए भी कि इन्होंने डुबल नेशनलिटी के ऊपर झूठ बोला। फैसल वाडा इज नॉट इन क्वेश्चन, हम तो सेनेटर बन गए, उनका ड्यूल नेशनलिटी का केस भी अदालत में गया था। मैं मैं बोल दूंगा, कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ। देखिए, अगर कहीं कोई उनकी कोई टेक्निकलिटी है तो वो इमरान खान साहब फैसला करने वाले नहीं है, वो फैसला करने वाला वो इदारा है इलेक्शन कमीशन। आज इलेक्शन कमीशन अगर फैसल वाडा के खिलाफ फैसला करता है तो वज़ीर आज़म उनको कोई एनआरओ नहीं देंगे, वज़ीर आज़म कोई उसको माफ नहीं करेंगे। वो हो सकता है जो आप बात कर रहे हैं उसमें कोई वजन हो, लेकिन वो एकदम फिर इंडिविजुअल फैसल वाडा का अपना एक्ट है और वो अकेले ही उसको डिफेंड करेंगे। हुकूमती तरफ से, इदारों की तरफ से किसी किस्म का कोई उन पे कोई वो उस तरह की पैटर्नेज नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ सही है। ठीक, चले वक्त मेरा खत्म हुआ इस सेगमेंट का। आपका बहुत शुक्रिया सदाकत भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब, शौकत पराचा साहब, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, ये मुल्की सियासत और जो आज के इशूज़ थे हमने उन पे डिबेट की। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो उमूर खारजा के मैदान में वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त दौरा ईरान के सिलसिले में तेहरान में मौजूद हैं। इससे कबल यूएई गए थे। इस दौरे की अहमियत, अफादियत, क्या टेक अवेज हो सकती है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा वक्फा ले लीजिए।
सारा बस खुदा रहा। कोरोना वायरस कैसे फैलता है? ये एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। किसी की छींक या खांसी की सूरत में ये मुंतकिली माया ज़रात की सूरत में हो सकती है। ये वायरस के मरीज की छुई हुई जगह या सतह को छूने और हाथ को मुंह, नाक या आंखों को लगाने से सेहतमंद लोगों में मुंतकिल हो सकता है। कोरोना वबा है, एहतियात जिसकी शिफा है। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं जाहिद हफीज़ चौधरी साहब, फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन हैं, तर्जुमान हैं दफ्तर खारजा के। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जाहिद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आए। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हम बात करना चाह रहे थे वज़ीर खारजा शाहमूद कुरैशी साहब। पहले वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गए, उनका 3 रोज़ा दौरा था। उस पर आते हैं कि उसकी क्या टेक अवेज़ हैं। इस वक्त जब हम और आप आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं तो वज़ीर खारजा साहब तेहरान में मौजूद हैं। ईरान है जिनसे हमारे बड़े ज़बरदस्त मजहबी, इसके अलावा जोग्राफियाई और काफ़ी गहरे ताल्लुकात हैं। और आज उनकी ईरानी सदर डॉक्टर हसन रूहानी साहब से मुलाकात हुई, कसीरुल जहद ताल्लुकात में इजाफे पर बात हुई। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस दौरे की अफदियत के हवाले से कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि ये दौरा एक आम रूटीन का दौरा नहीं है, इसकी क्या वो अहम नुकात हैं जिनकी वजह से शाहमूद कुरैशी साहब इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं? जी बहुत मेहरबानी। तो अनवर साहब, जिस तरह आपके इल्म है, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इंतहाई करीब और बरादराना ताल्लुकात हैं। जी जी। दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे की मदद की और मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हुए। ईरान ने खास तौर पर मसला कश्मीर के ऊपर हमेशा एक उसूली मौक़िफ़ अपनाया और ईरान के सुप्रीम लीडर की अगर आप कश्मीर के ऊपर बयानात देखें तो उससे कश्मीरियों की बहुत हौसला अफजाई हुई और पाकिस्तान का भी जो एक असूली मौक़िफ़ है कश्मीर के ऊपर, उसे सपोर्ट मिलती है उससे। तो दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उन्हें मज़ीद फ़रोग़ देने की म्यूचुअल डिज़ायर है दोनों साइड से। तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का जो मौजूदा दौरा है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। जी, हम ये समझते हैं कि दौरे के दौरान उनकी इंतहाई अहम मुलाकातें हुई। ईरानी सदर से उनकी मुलाकात हुई, ईरान के वज़ीर ख़ारजा से उनकी मुलाकात हुई, उनकी पार्लियामेंट के स्पीकर से उनकी मुलाकात हुई। तो इन सारी मुलाकातों के दरमियान जिस चीज़ के ऊपर जोर दिया गया वो ये है कि किस तरह पाकिस्तान और ईरान बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ दे सकते हैं और किस तरह दोनों ममालिक के दरमियान कोऑपरेशन को बढ़ाया। अच्छा, अब ये मुझे बताएगा, मैं आता हूँ उस पर, दो तरफा ताल्लुकात पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। जो पाकिस्तानी किनू है, इसको ईरान ने इंपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी थी, उसे ख़त्म कर दिया गया है। फिर ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पे जो मार्केट्स हैं उसके कॉन्सेप्ट को भी अप्रिसिएशन मिल रही है। मैं आपसे पूछ पाऊंगा इससे क्या, इसका कितना पोटेंशियल है और इससे कितना दो तरफा ताल्लुकात में जो तिजारती पहलू है उसमें कितनी उसको बढ़ोतरी मिल सकती है? जी, जिस तरह मैंने अभी आपसे बात की कि तमाम जो एरियाज हैं उनके अंदर कॉपरेशन बढ़ाने में, उस तरह जिसमें आपने बात की किन्नू की, तो दैट इज़ वन गुड न्यूज़ कि पाकिस्तानी किन्नू की जो एक्सपोर्ट है ईरान में, उसके ऊपर जो पाबंदी थी उसे आज ख़त्म करने के ऊपर इत्तफाक किया गया। लेकिन ईरान और पाकिस्तान जो बॉर्डर मार्केट्स हैं, इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जब ईरानियन लीडरशिप से बात हुई 2019 में, तो उस वक्त ये एग्री किया गया था दोनों ममालिक के दरमियान कि हम बॉर्डर मार्केट्स ओपन करेंगे। अब उस सिलसिले में आज एक यादाश्त के ऊपर दस्तखत किए गए। उसके तहत 6 बॉर्डर मार्केट्स खोली जाएंगी जी, पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान और ईरान के सिस्तान और बलोचिस्तान जो है वो उसके बॉर्डर के एरिया में। इसमें से 3 मार्केट्स जो है वो पहली फेज में खोली जाएंगी, जिसमें कुहाक और चागी, रिमदान, गब और तीसरी पिशीन मन जो है वो उस ओपनिंग के करीब खोली जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट फेज में 3 और बॉर्डर मार्केट्स ओपन की जाएंगी। इसके अलावा आज आपने ये भी देखा होगा कि एक नई
पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बॉर्डर क्रॉसिंग की भी ओपन किया गया। ये तीसरी क्रॉसिंग है जी। इससे पहले 2 मीर जावा और ताफ्तान में थी, उसके अलावा गव्द और रिमदान, लेकिन आज ये तीसरी राहदारी खोली गई है पिशीन मंद में। आप ये समझते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे और ये बॉर्डर मार्केट से खास तौर पे उस इलाके के जो लोग हैं उनके लिए इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, नए मौके पैदा होंगे और बाहमी तजारत को भी हासिल होगा। अच्छा जाहिर साहब, ये तो अच्छे आपने बताया कि तो बॉर्डर पॉइंट्स भी हैं, फिर मार्केट्स हैं, लेकिन साथ में जो स्मगलिंग का एलिमेंट है इसको भी हमने कर्व करना है ताकि जो हमारी फॉर्मल ट्रेड है उसमें सही मानों में दो तरफा जो फवायद हैं वो ट्रेडिंग कम्युनिटी और ममालिक को मिलें, क्योंकि स्मगलिंग का कंटेंट भी पाया जाता है। उसको भी देखने के लिए कोई मैकेनिज्म मुश्तरका तौर पे तैयार किया जा रहा है? जी आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तमाम अमूर के ऊपर बात होती है, जिसमें जाहिर है कि ये बॉर्डर पे आपने जो इरेगुलर ट्रेड के हवाले से बात की, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये जो बॉर्डर मार्केट है ये भी इसमें बहुत मुफीद साबित होगी, क्योंकि इससे एक तो जो रेगुलर ट्रेड है वो बढ़ेगी और दूसरा उस इलाके के दोनों तरफ लोगों के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। अच्छा, ये जो बॉर्डर मार्केट्स अगर मैं आपसे पूछ पाऊं, ये किन अजनास पर मुश्तमिल होंगी? जो मार्केट्स की हम बार बार टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं, किन चीजों की ट्रेड हो सकेगी, किन चीजों की वहां पर खरीदो फरोख्त हो सकेगी? इसमें ये दोनों ममालिक बामी सलाह मशवरे से ये तय करेंगे जी कि उसके अंदर कौन कौन सी आइटम जो है वो उसके ट्रेड हो सकेगी। तो हम ये समझते हैं कि जी ये कॉपरेशन जो है ये अब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बामी तजारत के फरोग के लिए जो है इसमें दोनों मुल्क आपस में बैठकर बात करेंगे कि किन अजनास की वहाँ पे ट्रेड अलाउड होगी, तो उसी के तहत ही आगे चलेगा जी। ओके, अब जरा मैं उस पर अफगान अमन अमल पे भी, चूंकि ईरान बहुत एक अहम स्टेक होल्डर है और अफगानिस्तान का भी हमसाया, हमारा भी हमसाया, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, हमारे मफादात जुड़े हुए हैं। अफगान अमन अमल में ईरान की से है और पाकिस्तान ने भी कहा है, आज आप ही का बयान चल रहा था कि अफगान तालिबान को जो इस्तांबुल तुर्की में नशिस्त होने जा रही है उसमें शिरकत जरूर करनी चाहिए, ताकि ये जो अमरीकी अफवाज का इनकलाब, तो टाइम लाइन भी आ गई, 1 मई से स्टार्ट होगा और जाहिर बात है एंड ऑफ द ईयर में जाकर इख्तिताम होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा हमारी क्या तवक्कुआत हैं कि ईरान की जानिब से किस किस्म का रोल अदा किया जाए अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगान अमल की सपोर्ट की है जी। पाकिस्तान ने वाहिद मुल्क है जिसने हमेशा एक मौकफ, उसूली मौकफ अपनाया कि हम ये समझते हैं अफगान मसले का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। हमने हमेशा ये बात की इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कि अफगान मसले का वाहिद हल बातचीत के जरिए मुमकिन है। अफगान आपस में बैठे एक दूसरे से बात करें और थ्रू निगोसिएशन एक पॉलिटिकल सेटलमेंट पे पहुंचे। अब आपके जिस तरह इल्म है, अभी एक इस्तांबुल में मीटिंग होने जा रही थी, फिलहाल उस मीटिंग को आगे किया गया है, लेकिन हम ये समझते हैं कि जब भी वो मीटिंग होगी तो उसमें जो डेलीगेशन होंगी उसके जरिए अफगानिस्तान के अमन अमल को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। ठीक, ओके। ईरान का भी अफगानिस्तान के अंदर अमन और इस्तेहकाम में इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का भी अफगानिस्तान के अंदर अमन में बहुत बड़ा स्टेक है और बहुत फायदा। जो अफगानिस्तान जाहिर साहब, आप जरा थोड़ा सा जो मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा था उस पर भी जरा इख्तिसार से बात कर लेते हैं। सर, ताल्लुकात में अब बेहतरी नज़र आ रही है, ताल्लुकात हमेशा से अच्छे थे, लेकिन आपको पता है यूएई के साथ हमारे हाइज एंड लोज भी चले हैं और भारत का वहाँ पर बारकैफ मार्केट भी है, इन्फ्लुएंस भी है। हमारे वज़ीर ख़ारजा ने मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा किया है, उसमें एक अच्छी खबर ये आई है कि जो $2 अरब की इंटरेस्ट फ्री लोन हमें दिया हुआ था उसकी अदायगी की डेट को मौखर कर दिया है मुत्तहिदा अरब इमारात ने। ये ज़ाहिर बात है उनकी तरफ से बहुत अच्छी जेस्चर है और पाकिस्तान के लिए कोविड-19 की तीसरी लहर की सिचुएशन में जहाँ मईशत सुकड़ रही है उसमें बहुत एक अच्छा काम कारगर साबित होगी ये इनपुट। आपसे मैं जानना चाहूँगा, कुछ उनकी जानिब से जो मुत्तहिदा अरब इमारात के यूएस में सफ़ीर, उन्होंने कहा था बैक चैनल भी रोल अदा कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के दरमियान राब्ते बहाल करने के लिए। इस पूरे उस सिचुएशन पे आपका क्या कमेंट है सर? जरूर, सबसे पहले तो पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जो इंतहाई करीबी और बरादराना ताल्लुकात हैं मैं उसके ऊपर बात करनी चाहूँगा। जी जी प्लीज। दोनों ममालिक में अगर आप ये देखें तो तमाम एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, उसमें इकॉनमी भी है, उसमें पाकिस्तान
की डियास्पोरा, बल्कि पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों की जो दूसरी बड़ी तादाद है वो यूएई में मुकीम है। तो जो फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब का दौरा था वो भी इसी सिलसिले में इस ताल्लुक को मजीद इस्तेहकाम देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए ये किया गया। इसमें आपने देखा होगा, हमने प्रेस रिलीज भी किए इसके ऊपर के दौरे के दौरान उनकी जो यूएई की लीडरशिप से इंतहाई अहम मुलाकातें हुई, उसमें दोनों जानिब से ताउन को मजीद फरोग देने के ऊपर इत्तफाक किया गया। इसमें ट्रेड की बात की गई, इन्वेस्टमेंट की बात की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोऑपरेशन की बात की गई, एनर्जी सेक्टर में कोऑपरेशन की बात की गई, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, मैन पावर एक्सपोर्ट पाकिस्तान से बढ़ाने की बात की गई। फिर पाकिस्तानी जो डियास्पोरा का वहाँ पे रोल है उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस में, उसके ऊपर बात की। तो उसी सिलसिले में जो कुछ मसाइल पाकिस्तानी कम्युनिटी को वर्क वीजा वाली जो बंदिश है के सिलसिले में उसके ऊपर भी बात की। जो जैसा वर्क वीजा की बंदिश है उसके उठाने पर भी बात हुई। जी बिल्कुल, उसके ऊपर भी बात हुई। फॉरेन मिनिस्टर साहब ने उनसे इस मामले को भी उठाया, तो इसमें भी इंशाल्लाह हमें बेहतरी नजर आएगी। और सर ये बात की मुत्तहदा अरब अमारात की, एक पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुफाहमत के लिए रोल की। जी उसमें हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने तो हमेशा इस अमर को जोर दिया है कि भारत के साथ तमाम मामला बातचीत के जरिए हल होने चाहिए, लेकिन उसमें जो सबसे अहम मसला है पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो मसला कश्मीर है। तो हम ये समझते हैं कि मसला कश्मीर का हल बातचीत के जरिए तलाश करने की जरूरत है। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि भारत के जो इक़दाम थे 5 अगस्त 2019 के, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली एनवायरनमेंट विशिएट हुआ। अब उसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी भारत पर आयद होती है। और हम ये भी समझते हैं कि एक मीनिंगफुल और रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग के लिए वहाँ पे हालात का बेहतर बनाना बहुत जरूरी है, जिसे हम कहते हैं कि क्रिएशन ऑफ अ कंड्यूसिव एंड एनेबलिंग एनवायरनमेंट। तो उसके लिए भी हम ये समझते हैं। अब जहाँ तक किसी भी तीसरी पार्टी का, किसी भी तीसरे मुल्क का ताल्लुक है, हमने हमेशा उस रोल को वेलकम किया। हमारी अभी भी यही पॉलिसी पाकिस्तान वेलकम करता है। सर टुवर्ड्स द एंड ईरान के पे दोबारा आते हुए जाहिर बात है साबिक सदर जो थे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के, उन्होंने जो न्यूक्लियर डील तय हुई थी ईरान के साथ उसको ख़त्म कर दिया था। आप समझते हैं कि जैसे मौजूदा अमेरिकी सदर जो बाइडन ने क्लाइमेट चेंज के हवाले से उनकी पॉलिसी का रिवर्सल आया है, जो अफगानिस्तान से विड्रॉल फोर्सेस का था उस पर नज़रसानी की है, इस पर भी कोई नज़रसानी होगी और जो न्यूक्लियर डील है उसको दोबारा रिवाइव किया जा सकता है? अच्छा, इसमें हम ये समझते हैं कि जहाँ तक JCPOA का ताल्लुक है, कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान, उसमें तो पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि हम ये समझते हैं कि एक मुफीद मुआहदा था और तमाम हम ये समझते हैं जो पेचीदा मामला है उनका हल डिप्लोमेसी के जरिए ही निकाले जाने की कोशिश की जानी चाहिए। और उस सिलसिले में ये JCPOA जो है ये एक बेहतरीन मिसाल है। हम अभी भी ये समझते हैं कि एंगेजमेंट की पॉलिसी बेहतर है, तो इस एग्रीमेंट का रिवाइव होना हम ये समझते हैं कि पूरे खित्ते के लिए मुफीद है और दुनिया के अमन और सलामती के लिए मुफीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद हफीज चौधरी साहब तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा से गुफ्तगू कर रहे थे। आखिर में चलते चलते व्यूअर्स कोरोना के हवाले से ज़रूर मैं अपडेट करता चलूँ। असद उमर साहब जो NCOC के सरबराह हैं, आज उन्होंने मुतनब्बे किया है पूरी कौम को कि अगर हमने एहतियात का दामन नहीं दोबारा से उसकी तरफ रजू किया, पकड़ा, तो फिर चंद दिनों की मोहलत है, उसके बाद सख्त फैसले करने पड़ेंगे। मेरी मुराद है सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासला रखना, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर से ज़्यादा लोग अब मुतासर हो रहे हैं। 148 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं पिछले 24 घंटों में और 5,500 के करीब 4,099 500 के करीब मुस्बत केसेस आए हैं। अस्पतालों पर भी बोझ बढ़ रहा है। तो हमने इस इशू को भी बहुत ज़्यादा इस पर आगाही भी पैदा करनी है, इस पर हमें ख़ुद भी बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि बराबर के मुल्क भारत में इस वक्त क़यामत का मंजर है, वहाँ कोरोना जो है बिल्कुल बेकाबू है। हमने एहतियात के दामन को पकड़ना है और जैसे पहली दूसरी लहर में अल्लाह ताला ने करम किया, रमज़ान में दवाएं भी मांगनी है और एहतियात भी करनी है। प्रोग्राम सच के साथ में आपको नशिस्त कैसी लगी, फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय से नवाजिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही। आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।